आज आप इस वीडियो में वीर कुंवर सिंह पाठ वसंत भाग 2 क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक का ये पाठ है, जिसमें हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा वीर कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। झांसी की रानी कविता में भी वीर कुंवर सिंह का उल्लेख आया है। यानी 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जिन योद्धाओं ने युद्ध लड़ा, संघर्ष किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उनका नाम अविस्मरणीय है, उनका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद रही होंगी, एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूंधू पंत तांतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इसमें ठाकुर कुंवर सिंह का जो उल्लेख हुआ है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी किया हुआ है, और इस पाठ में हम इन्हीं कुंवर सिंह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के एक व्यापक सशस्त्र विद्रोह, यानी शस्त्रों के साथ जो विद्रोह हुआ था, जिसे वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर, जो कि पश्चिमी बंगाल में है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत कर दी। जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने बगावत कर दी, और इस बगावत के विरुद्ध मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यह विद्रोह अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों का जो अनुमान था वो गलत सिद्ध हुआ। भारतीय जो सेनानी थे, जो सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और अलग अलग सैनिक छावनियों में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। 10 मई 1857 को मेरठ में, जो उत्तर प्रदेश में है, भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और वो वहाँ से निकल कर के सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी चल दिए। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह हैं, वो शासन कर रहे थे। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर के उन्होंने 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यानी एक प्रतीक के तौर पर संपूर्ण भारत का बादशाह घोषित कर दिया। वैसे वो मुगल बादशाह था, लेकिन व्यवहारिक रूप में अंग्रेज़ों के अधीन वो काम कर रहा था। एक तरह से अंग्रेज़ों के आदेश होते थे और जो मुगल बादशाह के नाम से जारी होते थे, लेकिन अब उसे पुनः संपूर्ण सत्ता के साथ बादशाह घोषित कर दिया इन मेरठ से निकले हुए सैनिकों ने। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया और कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। यानी 1857 में लगभग अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने ही वाले थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस पर दमन करते हुए, उस क्रूरता के साथ दमन करने का काम किया और मुश्किल खड़ी कर दी इन स्वतंत्रता सेनानियों के सामने। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य केंद्र भी थे जहां भीषण युद्ध हुआ, जिनमें कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में अंतिम में जो नवाब थे, उनकी पत्नी बेगम हजरत महल, वो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। बरेली, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो झांसी केंद्र था, वहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। आरा, जहाँ पर वीर कुंवर सिंह नेतृत्व संभाले हुए थे। हरियाणा के क्षेत्र में भी राव तुलाराम इसका नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह से देश के बहुत बड़े हिस्से में ये विद्रोह चल रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। इसके साथ ही देश के कई अन्य भागों में भी विद्रोह हुए, जिनमें से कई प्रमुख नेता हैं नाना साहब, तात्या टोपे जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, बख्त खान, अजी मुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। 1857 का जो आंदोलन था वो स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक बहुत ही दृढ़ यानी मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी,
उसकी जो आधार भूमि थी, जो उसकी नींव को निर्मित करने का काम किया 1857 में। ये अलग बात है कि लगभग 90 वर्ष के संघर्ष के बाद 1947 में देश को आज़ादी मिली, लेकिन एक मानसिक रूप से जो स्वतंत्रता की भावना की जो ज्वाला 1857 में जला दी गई थी, वो हमेशा जलती रही, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष चलता रहा। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। यानी उस समय जो हिंदू प्रजा का मुस्लिम शासकों के प्रति जो एक नज़रिया था, नकारात्मक नज़रिया था, वो कम हुआ और हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भारत की प्रजा अपने आप को भारत की प्रजा समझ करके और अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव भी बढ़ा। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध यानी उम्र में बड़े, उम्र में वृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। यानी वो उम्र के लगभग बुढ़ापे की ओर जा रहे थे, इसके बावजूद भी उनमें उत्साह, जोश, साहस और धैर्य की कोई कमी नहीं थी। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 में यानी 1777 में बिहार के शाहाबाद ज़िले में हुआ था, जगदीशपुर में। सन 1782 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविक है 1777। उनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे, यानी जगदीशपुर रियासत थी, उसमें वो ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ही ज़मींदारी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। अक्सर क्या होते थे, अंग्रेज़ लगान को बढ़ाने के लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए ज़मींदारी छीन लेते थे या उन्हें बाध्य करते थे उन ज़मींदारों को कि वो बहुत अधिक टैक्स दें, और जिसके कारण से मुश्किल हो जाती थी और ज़मींदारी छिन जाया करती थी। पारिवारिक उलझनों के कारण वीर कुंवर सिंह जो थे, उनके बचपन में जो पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा दीक्षा है, वो व्यवहारिक रूप से नहीं हो सकी। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के भी व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा उनके पिता ने घर पर ही की। उनके अन्य भाई भी थे, अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपत सिंह, जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। उनके भी संघर्ष के कारनामे हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। संस्कृत और फारसी भी सीखी उन्होंने घर पर ही, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में, यानी एक कुशल योद्धा बनने में उनका मन अधिक था। कुंवर सिंह के ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी जो रियासत थी जगदीशपुर, उसकी जिम्मेदारी संभाली और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। यानी वो रियासतों को भी अपने अधीन करते चले जा रहे थे और साम्राज्य का विस्तार करते चले जा रहे थे और राजाओं का बड़ी ही क्रूरता के साथ दमन करते थे। इस कारण से लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। उस स्थिति में या उस दौर में बहुत से भयंकर अकाल पड़े। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। रजवाड़े यानी जो रियासतें थी, जो उनके राजा थे, राज दरबार कई समाप्त हो गए, उखड़ गए। वो लगान नहीं चुका पाए, टैक्स नहीं दे पाए और अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ भारतीयों पर भरोसा नहीं करते थे। इस कारण से उच्च पदों पर उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारियों को ही रखा, यानी योग्यता होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं पहुंचने दिया। इस कारण से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। हर जगह कई अनेक कारणों से लोग संघर्ष की स्थिति में आ गए। आवश्यकता थी एक कुशल नेतृत्व की। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध यानी ब्रिटिश शासन के से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेना मीन्स युद्ध करना, संघर्ष करना का एक निश्चय किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक बहुत ही सिद्ध संत रहा करते थे। उनका प्रभाव कुंवर सिंह पर बहुत अधिक पड़ा। कुंवर सिंह ने देशभक्ति और स्वाधीनता की जो भावना उनके मन में थी, वो इन्हीं संत के कारण थी। उन्होंने उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर के विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई
और विद्रोह में नेतृत्व करने का काम किया। सन 1845 से 1846 तक वो काफ़ी सक्रिय रहे और लगातार अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए गुप्त ढंग से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन ऐसी स्थितियों को गुप्त रूप से पता लगाता था और उसका बहुत ही क्रूरता से दमन करता था। तो ये इस तरह के का आयोजन बहुत ही छद्मवेश में, बहुत ही गुप्त रूप से अपनी योजनाएं बनानी पड़ती थी स्वतंत्रता सेनानियों के। उन दिनों बिहार में जो सोनपुर मेला लगता था, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, जहाँ छोटे से छोटे पशु से लेकर हाथियों तक का व्यापार क्रय विक्रय होता था। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के यानी दीपावली के अवसर पर के समय लगता है। वहाँ पर मेला आज भी लगता है, लेकिन अब इसका स्वरूप बहुत ही छोटा हो गया है। तो ऐसे बड़े मेलों का, आयोजनों का इस्तेमाल वीर कुंवर सिंह अपनी योजनाओं को प्रचारित करने के लिए और दूर दूर तक फैलाने के लिए करते थे। मेला में जाकर के सभाएं आयोजित की जाती थी और लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संघर्ष की योजना है उसके बारे में बताया जाता था, अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में बताया जाता था, और जो देश में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उसके कारणों को भी बताया जाता था इस मेले में। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। दानापुर पटना, आधुनिक बिहार की राजधानी, उसके पास एक सैनिक छावनी थी। आज वो एक शहर है जो पटना के साथ ही घुल मिल गया है। तो ये सैनिक सोन नदी पार करके आरा की ओर चल दिए। आरा भी एक जिला है। आरा की ओर बढ़ गए। कुंवर सिंह ने से उनका संपर्क पहले से ही था। उन्होंने इस सैनिक टुकड़ी का नाम मुक्ति वाहिनी दिया, यानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली टुकड़ी। और वो कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंच करके उन्होंने जेल की सलाखें तोड़ दी, यानी जेल को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया और कैदियों को आज़ाद कर लिया। वो कैदी भी इन सैनिकों के साथ मिलकर के फौजी रूप में यानी सैनिक रूप में स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। 27 जुलाई को 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने वीर कुंवर सिंह को अपना नेता माना और उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि इस समय कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु बूढ़ा सूरवीर भी इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर था, जोश से भरा हुआ था। और इस समय आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। यानी अगर हम ये देखें कि 1857 का विद्रोह पूर्णतः सफल क्यों नहीं हो पाया। सफल तो हुआ, उसने एक स्वतंत्रता के लिए शुरुआत कर दी, तो उसमें एक ये भी है कि सैनिकों में अनुशासन की कमी थी, वो प्रशिक्षित नहीं थे। और एक अंग्रेज़ों की प्रशिक्षित सेना का से कैसे सामना करना है वो मुश्किल था। और आधुनिक अस्त्रों की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का भी सहयोग नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत से जमींदार अंग्रेज़ों के ही पक्ष में थे और वो अक्सर मुखबिरी का काम करते थे और इन सैनिकों के लिए शत्रुता का कारण बन जाते थे और उनसे भी उनका सामना करना पड़ता था, उनकी जमींदारों की जो फौज होती थी उससे भी। तो इन स्वतंत्रता सेनानियों को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, अंग्रेजी सेना से और स्थानीय जमींदारों से, जो आज़ादी के पक्ष में उस समय नहीं थे। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। वे भविष्य के संग्राम की युद्ध की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम यानी आरा से निकलकर सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है आज के समय में, कालपी फिर उत्तर प्रदेश में है। तो आप देखेंगे, अगर वहाँ से मैप देखेंगे तो रीवा से कालपी, फिर वहाँ से लखनऊ और कानपुर होते हुए वो आगे बढ़ते गए। लखनऊ में उस समय शांति नहीं थी, बेगम हजरत महल वहाँ स्वाधीनता संघर्ष का नेतृत्व कर रही थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, यानी फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गए वो। उन्होंने आज़ादी की इस आग में को बराबर जलाए रखा, लोगों को प्रोत्साहित करा, लोगों को एकजुट किया। उन्होंने उनकी वीरता की जो कीर्ति है, जो यश है, जो नाम है, वो पूरे उत्तर भारत में फैल गया था।
कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए कि एक इस उम्र के लगभग 80 वर्ष की अवस्था में भी एक योद्धा और इस तरह से अंग्रेजों की सेना का सामना कर रहा है और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, यानी उनकी बात समझ में आई और उन्हें लगा कि हाँ, अंग्रेज हमें गुलाम कर रहे हैं और हमें आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में अर्थात नेतृत्व में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश के सैनिकों के सफल सहयोग से उनकी रणनीति बनाते हुए वो लखनऊ पहुँचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य उनका यह था कि वो इलाहाबाद और बनारस, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं, वहाँ आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना और अंततः यहाँ से जो सैनिक सहायता मिलेगी, जो धन और संपत्ति मिलेगी, उसका उपयोग करते हुए जगदीशपुर, जो उनकी अपनी रियासत थी, जमींदारी थी, उस पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। आजमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है आज भी। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार पुनः अंग्रेजों को पराजित किया आजमगढ़ में। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए अपनी रियासत जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिन तक अपनी विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि उम्र अधिक हो गई थी, वृद्धावस्था आ गई थी और कई बार घायल भी हो चुके थे। तो बुढ़ापे की इस अवस्था में और लगातार की यात्राएं, घोड़े पर बैठकर इतनी थकान भरी यात्राएं करना शरीर को तोड़ दिया था, यानी बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। और इस प्रकार वो 23 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता का एक महान सेनानी इस धरती से विदा हो गया, 26 अप्रैल 1858 को। लेकिन उन्होंने अपनी रियासत में यूनियन जैक, जो अंग्रेजी ध्वज था, उसको उतार कर अपना ध्वज फहराया, यानी वो स्वतंत्रता की सांस, अंतिम सांस लेते हुए ही इस संसार से विदा हुए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह की युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण थे और उनकी युद्ध कला थी छापामार युद्ध नीति। जो मराठा सरदार वीर शिवाजी की युद्ध नीति थी, उसी युद्ध नीति का वीर कुंवर सिंह ने भी इस्तेमाल किया, क्योंकि छोटी सैनिक टुकड़ी के साथ है और अंग्रेज़ों की बड़ी सेना से संघर्ष करना इसी युद्ध नीति से किया जा सकता है और इसमें उन्हें महारत हासिल थी, यानी योग्यता हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या लड़कर मरना पड़ता था, कट करके मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों अर्थात पन्नों पर अंकित है। यानी उनका ये इतिहास आज भी अमर है और बड़े ही सम्मान और अदब के साथ उनके इतिहास को पढ़ा जाता है। उनकी बहादुरी के किस्से भी समाज में प्रचलित हैं। उनकी बहादुरी पर लोकगीत बनाए गए हैं और आज भी उनके गीत उनके जीवनी प्रेरणा का स्रोत है हम भारतीयों के लिए। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा नदी पार करनी थी। उस समय पुल वगैरह इतने निर्मित नहीं होते थे। पैदल या नाव से या जिस जगह पानी कम होता था वहाँ हाथियों या घोड़ों पर बैठा करके सेना को पार किया जाता था। अंग्रेजी सेना उनका निरंतर पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी, क्योंकि दोनों सेनाओं में हर एक सेना के लोग गुप्तचर रखते हैं, तो अंग्रेज़ों के भी गुप्तचर अवश्य ही उनकी सेना में होंगे, ये उन्हें भी पता था। तो उन्होंने ये एक अफवाह फैलाई कि वो अपनी सेना को बलिया के पास, बलिया डिस्ट्रिक्ट है, बलिया के पास, बलिया भी क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, बलिया स्वाधीनता का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो उन्होंने कहा कि बलिया के पास वो हाथियों पर चढ़ा करके अपनी सेना पार कराएंगे गंगा नदी। और इसकी सूचना गुप्तचरों ने, जो भारतीयों के दुश्मन थे, उन्होंने अंग्रेज सेनापति डगलस को दे दी। डगलस की सेना पीछा कर रही थी। बलिया के निकट गंगा तट पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे और वो कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे, तो उन्होंने क्या किया, मुख्य यानी ऐन वक्त पर, उस टाइम पर
लास्ट टाइम में उन्होंने योजना अपनी बदल दी, क्योंकि वास्तव में उनकी योजना ही कुछ दूसरी थी जो किसी को नहीं पता थी। उन्होंने बलिया से 7 मील दूर जाकर के शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव के माध्यम से, बोट्स के माध्यम से गंगा नदी को पार करा दिया। अब जब तक पुनः गुप्तचरों ने डगलस को ये सूचना दी, सेनापति डगलस को ये खबर दी, तो उसने भी पीछा किया वहाँ जाकर के और शिवराजपुर पहुँचा। तब तक कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा नदी पार कर चुकी थी। सेना को पार कराने में काफ़ी वक्त लगता है। एक अंतिम नाव रह गई थी और जिसमें कुंवर सिंह सवार थे। कुंवर सिंह एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे सेना नायक थे, उनकी योजना में यह नहीं था कि वो चाहते तो पहली नाव में पार कर सकते थे, बाकी सेना पीछे से आ जाती, लेकिन वो अपने सभी सैनिकों का ख्याल रखते थे। इसलिए उन्होंने पूरी सेना पहले पार करा दी और अंतिम नाव पर वो सवार हुए। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी और कुंवर सिंह को लगा कि शायद अब मुश्किल है यहाँ से, और उन देखते ही देखते एक गोली उनकी बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई यानी छेदती हुई निकल गई। अब कुंवर सिंह ने सोचा कि ये हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा, क्योंकि उस समय इतनी जल्दी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने बहुत ही त्वरित निर्णय, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका जो जजमेंट है, जो निर्णय है, वही आपको बचाएगा। जबकि उम्र बहुत अधिक हो गई थी, ब्लीडिंग बहुत अधिक हो रही थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया और गंगा नदी की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को अपने ही हाथ से तलवार से काट करके समर्पित कर दिया गंगा नदी को और ये कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये अकिंचन, ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो। यानी अपने हाथ को काट कर गंगा नदी को भेंट कर दिया, जिससे कि कम से घाव, ब्लीडिंग तो अधिक होगी, रक्त अधिक बहेगा, लेकिन गोली का जहर अंदर नहीं फैलेगा और बचाव हो जाएगा। लेकिन इससे उनके अंदर वीकनेस बहुत आ गई है, आप समझ सकते हैं। आप पहले घटना आ गई है कि वो बाद में कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ संघर्ष तो किया ही, लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। यानी ऐसा नहीं है युद्ध की परिस्थितियों में उनका जीवन बीता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सोशल वर्क भी किया। जैसे आरा जिला स्कूल के लिए उन्होंने ज़मीन दान दी, यानी वो एजुकेशन का भी ध्यान रखते थे, शिक्षा के प्रति भी उनका अच्छा नज़रिया था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि सैनिक कार्यों में बहुत अधिक पैसा खर्च हो रहा था। इसके बावजूद भी वो निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं भी प्रदान की। उन्होंने आरा से लेकर के जगदीशपुर सड़क का एक निर्माण करवाया, आरा से लेकर बलिया तक एक सड़क का निर्माण करवाया। यानी जो भी उनके पास संसाधन थे उसका उपयोग करते हुए उन्होंने यातायात के लिए, सुगम यातायात के लिए सड़कों का भी निर्माण करवाया, निर्धन व्यक्तियों की मदद की, स्कूल भी खुलवाए और उस समय जल की आपूर्ति के लिए कुएं भी खुदवाए, तालाब भी बनवाए, क्योंकि जलापूर्ति के मुख्य स्रोत तालाब और कुएं ही हुआ करते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं और जलाशय भी बनवाए। इस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट यानी विकास के कार्य भी करवाए, समाज हित के भी कार्य करवाए। कुंवर सिंह एक उदार और संवेदनशील व्यक्ति भी थे। यानी उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। जैसे इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन जो मुस्लिम थे, वो भी उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। पहले भी उल्लेख आ गया है कि उस समय सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाया गया। तो ये एक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है कि उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने योग्यता को सम्मान दिया और मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके उच्च पदों पर थे। उनके यहाँ, उनके रियासत में हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने अनेक पाठशालाएं, हिंदुओं के लिए पाठशालाएं खुलवाईं, तो मुसलमानों के लिए मकतब यानी प्राथमिक स्कूल भी बनवाए। इस तरह से एजुकेशन के प्रति भी उनका बहुत क्रांतिकारी नज़रिया था। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में, जन भाषाओं में उनके प्रशस्ति के, उनके प्रशंसा के गीत लोकगीतों के रूप में आज भी गाए जाते हैं। बिहार के एक प्रसिद्ध लोक कवि हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह। उन्होंने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत, स्वतंत्रता का सैनिक था
आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। यानी सभी उनकी प्रशंसा के गीत गाते हुए कहते हैं कि कुंवर सिंह एक बहुत ही बड़ा वीर और मर्द पुरुष था। उसने आज़ादी की जो लड़ाई है, आज़ादी का जो दीपक है वो जलाया, और उसकी प्रशंसा के गीत सदियों तक हम गाते रहेंगे। आज भी उनके चित्र को देख करके शत्रुओं के दिल दहल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पाठ की व्याख्या की। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक सुना होगा, और अगर सुना होगा तो अवश्य ही आप समझ गए होंगे पाठ को, और प्रश्न अभ्यास के में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।